नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं स्पेशल एट 11। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। सरकार लाख दावे करे कि प्रदेश में अवैध खनन कारोबारियों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन ये बातें सिर्फ सुनने में ही सही लगती हैं। प्रदेश में अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और पुलिस प्रशासन इसके आकाओं को संरक्षण भी देती है, लेकिन जब मामला मीडिया तक पहुंचता है तो फिर इसका कारोबारी कुछ वक्त के लिए बंद कर देते हैं इसको। ऐसा ही एक मामला है जिसे हम आज उजागर करेंगे अपने इस खास प्रोग्राम में। पहले आप देखिए एक रिपोर्ट। खुल्लम खुल्ला अवैध खनन का कारोबार। खट्टर सरकार लाख दावे करे कि प्रदेश में कोई अवैध खनन नहीं हो रहा, लेकिन सरकार के दावे के उलट खुल्लम खुल्ला खेल दिन में सूरज की रोशनी में चल रहा है। कैसे यमुना की छाती चीरकर अवैध खनन का खेल चल रहा है और खनन माफिया करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं। हरियाणा न्यूज कई बार खुलासा कर चुका है कि हरियाणा न्यूज के खुलासे के बाद कुछ दिनों तक अवैध खनन का काम ठप पड़ा है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर काम ठप से रुकेगा खनन? क्यों अभी तक गिरफ्तारी से बाहर हैं अवैध खनन के कारोबारी? आज हम बात कर रहे हैं पलवल के रहीमपुर गांव की, जहां यमुना में अवैध खनन के कारोबारी धड़ल्ले से अवैध खनन का काम कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एसआरएस ग्रुप की तरफ से ठेके लिए हुए हैं। अवैध खनन के संबंध में कोई शिकायत नहीं है। क्या वहाँ पर कोई पॉपलाइन मशीन चलाई जा रही है या इसके बारे में आपकी कोई जानकारी? चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं? ये तो माइनिंग विभाग अगर चला सकते हैं या नहीं चला सकते, बाकी हम विजिट करते हैं तब हमें कोई नहीं मिलता वहाँ। बात यहीं खत्म नहीं होती। खनन माफिया बाकायदा जेसीबी मशीनें, पोपलैट और डंपर के जरिए यमुना की रेती निकाल रहे हैं, और ये रेत उस जगह से निकाली जा रही है जो पुल के पिलर से करीब है। ऐसी जगहों पर रेत निकालना सख्त मना है। बावजूद इसके एनजीटी की सख्त मनाही के बावजूद मशीनों से खनन का ये पूरा खेल चल रहा है। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में ये बड़े हादसे को दावत दे रहा है। जब इस बाबत एसआरएस ग्रुप से पूछा गया तो वो साफ इनकार करते हुए नजर आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार और ग्रामीणों के बीच का इशू है। हमें जब एक खसरा नंबर डिफाइन किए हुए हैं तो उसमें हमारा कोई इशू नहीं है। जिस भी ग्रामीण की अगर उस रास्ते में जमीन आ रही है उसके साथ हमारा लीज है, वो हमें किराए पे दिए हुए हैं उन्होंने। अवैध खनन पर झूठ बोल रहा एसआरएस ग्रुप। पलवल के रहीमपुर में हो रहा है अवैध खनन। एसआरएस ग्रुप पर लग रहे हैं अवैध खनन के आरोप। पंचायत की जमीन पर भी अवैध खनन का आरोप। पंचायती जमीन के पट्टेदारों ने भी लगाया आरोप। अब सवाल उठता है कि क्या इस अवैध खनन कारोबारियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? आखिर प्रशासन इन पर कार्रवाई करने से क्यों डर रहा है? क्या अवैध खनन कारोबारियों को किसी सफेद पोश की पनाह मिली हुई है? आगे क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। फिलहाल प्रशासन के कानों पर इसके लिए जू तक नहीं रेंग रही है। असफहानी खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो देखा आपने किस तरह से अवैध खनन का खुला कारोबार यहाँ पर चल रहा है। आखिरकार ये अवैध रूप से क्यों चल रहा है और क्यों इसकी शनाख्त नहीं हो पा रही, क्यों शिकंजा नहीं कसा जा रहा। कभी यमुनानगर में इस तरह की खबरें दिखा चुका है हरियाणा न्यूज आपको, तो अब पलवल में भी कुछ ऐसी हकीकत सामने आ रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार कब तक अवैध खनन प्रदेश में होता रहेगा, किसकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, इस पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है। इन तमाम सवालों के आज जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पेशकश को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास चर्चा में शामिल हो चुके हैं राजेश यादव जी, जो कि सामाजिक कर्ता हैं। राजेश यादव जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
राजेश यादव जी, अवैध खनन जिस तरह से प्रदेश में हो रहा है और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ ना तो कोई शिकंजा कसा जा रहा, ना ही एफआईआर हो रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम यमुनानगर में देखते हैं ये स्थिति देखने को मिलती है, पलवल में यही सब हो रहा है। बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े ग्रुप आते हैं, अवैध खनन करके चले जाते हैं। किसकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है? देखिए, ये जो खनन का काम है, अवैध खनन का काम है, ये हरियाणा के लिए कोई नया नहीं है। सैकड़ों किलोमीटर यमुना हरियाणा में से गुजरती है। उसके दोनों तरफ देखेंगे, ये आपने मात्र एक मामला उजागर किया है, लेकिन आप ऐसे हजारों जगह पे ऐसे अवैध खनन हो रहे हैं। ये नहीं है कि अवैध खनन किसी की नजर में नहीं आते। नेताओं को, और मैं तो ये पहले भी एक प्रोग्राम में आया था कि बिना सीएमओ तक की मिली भगत के इतने बड़े स्तर पर इतना बड़ा काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये अरबों रुपए का खेल है। रही बात यमुना किनारे, तो यमुना के किनारों के लिए जो ये ठेके की बात करी जाती है, जो फालतू मिट्टी जमा हो जाती है उसको सिर्फ फावड़े तसलों से उठाने के लिए ठेके छोड़े जाते हैं। माइनिंग के ठेके तो अलाउड ही नहीं है। इसका ये 30-30, 40-40 फुट गहरे गड्ढे खोद दिए जा रहे हैं। जब बारिश में पानी आता है तो बाढ़ का सबसे बड़ा कारण यही बनता है और हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। पिछली सरकारों में भी ये बदस्तूर चला आ रहा था। जब सरकारें बदलती है, जो ठेकेदार है वो नए नेता के यहाँ हाजिरी दे देते हैं, उनका काम चल जाता है। अवैध खनन सरकारों की नजर में वो है जहां ऊपर तक, मंत्रियों तक वो अवैध जो कारोबार का हिस्सा नहीं पहुंच पाता, तो उसकी नजर में अवैध हो जाता है, नहीं तो वो काम चलता रहता है। इस सरकार के लिए बड़ी सबसे शर्म की बात यह है कि ये वो सरकार है जो विपक्ष के घोटालों के ऊपर, गुंडागर्दी के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर सत्ता में आई थी, और ये वो सरकार है जो खुद ही अपनी पीठ रोज दिन में 5 बार थपथपा देती है कि हम ईमानदार सरकार है। लेकिन आप देखेंगे कि इस ईमानदार के सरकार के दौर में ये अवैध खनन मतलब निरंकुश हो रहा है। किसी का कोई जोर नहीं है, पुलिस प्रशासन सब पंगु बना के रख दिए गए हैं। और ये सरकार में बैठे कई मंत्री जिनका खनन का ही काम है बहुत दिनों से, तो उनका वरद हस्त प्राप्त है इनको खनन माफिया। बिल्कुल, इसीलिए ये इस तरह से खुलेआम ये सब कर रहे हैं। हमारे साथ ठेकेदार जुड़े हैं कुबेर मलिक जी। कुबेर जी नमस्कार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार मैम, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। कुबेर मलिक जी, क्या वजह है कि यहाँ पर धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है? आप तो ठेकेदार हैं, क्या यहाँ मनाही नहीं होती? क्योंकि एनजीटी के तो सख्त आदेश हैं, इस तरह से खुलेआम आप नहीं अवैध खनन कर सकते हैं। यहाँ पर हजारों क्विंटलों मिट्टी निकाली जा रही है, किसके पूरे सिफारिश पे ये सब हो रहा है? मैम मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। एक आप बोलते हो अवैध खनन, और दूसरी चीज है पोकलैंड का चलाना, जो कि एनजीटी के खिलाफ है। ठीक है जी। अवैध खनन यहाँ के चोर लोग करते हैं, वो जेसीबी भी लाते हैं, वो अपनी लेबर भी लाते हैं, अपने ट्रैक्टर लाते हैं, अपनी गाड़ियां लाते हैं और भर के तुरंत वहां से निकल जाते हैं, इससे पहले कि हमारी टीम या पुलिस की टीम उनको पकड़ सके। दूसरी चीज होती है पोकलैंड चलाना। ठीक है जी। पोकलैंड कोई भी रिवर बेड में हमारी तरफ से आज तक नहीं चलाएगी। रास्ते बनाने के लिए भी पोकलैंड मशीन का इस्तेमाल नहीं होता, उसके लिए भी हम लोग जेसीबी मशीन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी जरूरत पड़ने पर सिर्फ रिवर बेड के बाहर। और जो रिवर बेड के अंदर की खनन की जो बात है, उसके हमारे को क्लियर नंबर दिए हुए हैं, उसके अंदर लेबर लगा के हम लोग मटेरियल उठाते हैं। आज के टाइम में अगर आप बोलेंगे कि वहां पे खनन नहीं हो रही है, तो उसका रीजन है डीमोनेटाइजेशन, जिसकी वजह से लोगों के पास कोई पैसे नहीं है हमें देने के लिए, और पुराने नोट लेने के लिए हमें सरकार ने मना कर दिया। नहीं, लेकिन कुबेर मलिक जी, आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि जो आते हैं वो तो चोर होते हैं, वो फावड़ों से इकट्ठा कर लेते हैं मिट्टी और आपके आने से पहले वो गायब हो जाते हैं। आपने बड़ी आसानी से कह दिया, लेकिन इससे जो नुकसान हो रहा है इस बात का अंदाजा तो आपको होगा ही। अगर ऐसा हो रहा है, आपको मालूम है इस इलाके में ये हो रहा है, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों आप इस तरह की स्ट्रैटेजी नहीं तैयार करते कि उनको रोका जा सके? मैम उसके अंदर तो प्रशासन हमारी मदद करेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं ना। अपने लोकल लेवल पे मैम हम कैसे कर सकते हैं कुछ? प्रशासन को क्या जानकारी नहीं होती या उन तक पैसा पहुंच जाता है पहले? मैम ये प्रशासन बता सकता है, उसमें कौन कौन लोगों को नॉलेज है, किसको नहीं है। ठीक है। जहां तक रही बात अवैध खनन की, अवैध खनन आपने कहा कि जो चोर हैं वो करते हैं, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े बिल्डर्स का नाम सामने आ रहा है, जैसे एसआरएस ग्रुप का नाम भी इसमें शामिल आ रहा है। मैम एसआरएस ग्रुप अवैध खनन किस लिए करेगा जब उसके पास पूरे जिले के अंदर खनन करने का लाइसेंस है? जब सरकार ने उनको कह रखा है कि आप इस एरिया में खनन कर सकते हैं, मेथड इज डिफरेंट। पोकलैंड से कर रहे हैं कि और हाथ से करने की बात अलग हो जाती है। अवैध खनन पहले वहाँ आ जाता है जहाँ पे किसी को इजाजत नहीं है, और वो वहाँ क्या इजाजत है? इजाजत है कुबेर जी? किसकी मैम?
पोपलेन से करने की इजाजत है क्या वहाँ पर? मशीन की कोई इजाजत नहीं है मैम, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। तो फिर वो क्यों वहाँ चलाई जा रही है? तस्वीरों में बयां है हमारे। तो SRS चला रहा है ना हम चला रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, जो चला रहा है उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि कुबेर जी, हमारी तस्वीरें तो बयां कर रही हैं कि वहाँ JCB मशीनें चल रही हैं, पोपलेन चल रहे हैं। तस्वीरें झूठ तो बोलेंगी नहीं, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, तभी इतने बड़े लेवल पर ये सब किया जा रहा है। मैंने आपके एक संवाददाता से पहले भी रिक्वेस्ट की थी, आप सिर्फ रहीमपुर गांव तक नहीं जाइए, रहीमपुर के आगे भी बहुत सारे गांव हैं इसी बेल्ट के अंदर जहां पे अवैध खनन हो रहा है। राजेश जी, क्या कहेंगे आप, प्रतिक्रिया चाहोगे? देखिए, आप सबसे बड़ी बात तो ये है कि SRS जैसे ग्रुप को क्या ये काम लेना चाहिए कि वो फावड़ों से और तसले से मिट्टी उठाने का काम, इतना बड़ा ग्रुप लिख का काम कर सकता है ये? और अगर जो फावड़े और तसले से कितने ट्रक मिट्टी उठा लेगा पर डे आदमी? तो ये तो एक मतलब बेवकूफ बनाने वाली बातें करी जा रही है। जो पोपलैंड मशीनें हैं, अगर जो कोई भी अपनी जगह में जिसने जो टेरिटरी लीज पे ले रखी है, पट्टे पे ले रखी है, अवैध चीज को कैसे बर्दाश्त करेगा और कब तक बर्दाश्त करेगा? और जहां तक बात ठेकेदारों की है, ठेकेदार तो आपको पता ही कितने ताकतवर होते हैं, किसकी मजाल है जो उनके एरिया में जाके चोरी कर लेगा। तो ये सब बरगलाने वाली बातें होती है। और जो अवैध खनन का खेल है, ये बहुत मतलब आप देखेंगे हजारों करोड़ का मामला है, ये छोटे मोटे काम नहीं है। इसलिए बड़े बड़े लोगों को इसमें मुंह बंद है और इसीलिए प्रशासन के स्तर पर लीपापोती कर दी जाती है। तो अब सबसे बड़ा मेरा सवाल यही है कि क्या SRS ग्रुप जो एक बहुत बड़ा बिल्डर है, उसको ये काम करने की क्या जरूरत पड़ गई है कि वो तसले और फावड़ों से मिट्टी उठाकर ले जा रहा है? ठीक, जवाब चाहूंगी कुबेर जी। मैम, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, जब SRS ग्रुप ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था तब मैकेनाइज्ड एंड सेमी मैकेनाइज्ड की परमिशन थी, उसी बेस पे उन्होंने बोली लगाई थी और बहुत हैवी बोली लगाई थी, 27 करोड़ रुपए सालाना। ठीक है जी। उसके बाद इस साल फरवरी के आसपास NGT का ऑर्डर आया कि रिवर के अंदर या रिवर बेड के अंदर जो भी माइनिंग है वो मैनुअली की जाएगी, जिसका केस ऑलरेडी NGT में चल रहा है। ठीक है मैम। और इस कंपनी ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो अगले 8 सालों के लिए लिया है, कोई छोटी टर्मिनोलॉजी के लिए नहीं लिया। दूसरी चीज सर, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। SRS की अगर आप वैसे भी प्रोफाइल देखेंगे तो वो n नंबर ऑफ बिजनेसेस के अंदर है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो हलवाई का काम क्यों कर रहा है, वो टिकटें क्यों बेच रहा है सिनेमा की। कोई भी आदमी कोई भी काम कर सकता है। लेकिन कुबेर जी, क्या इतना बड़ा ग्रुप, सवाल तो जायज है ना, इतना बड़ा ग्रुप क्या मजदूरों से फावड़ों से इकट्ठा करवाएगा रेतों को? उससे क्या परहेज किस चीज का है? जब जो चीज सरकार ने जिस लॉ के हिसाब से बनाई है उसी हिसाब से तो काम करेगा। कल को लॉ कुछ और आ जाता है तो उसी लॉ के हिसाब से काम करना लेकिन पड़ेगा। अगर वहाँ पर ये काम हो भी रहा है तो फिर किसी की इतनी हिमाकत कैसे हो सकती है कि वो वहाँ पर JCB मशीनें चलवा दे, वो वहाँ पर पोपलेन चलवा ले? मैम, ये सवाल DC साहब, SP साहब दे सकते हैं, ये मैं इसको देने के अधिकृत नहीं हूँ। आप भी तो ठेकेदार हैं, ठेकेदारों को हर चीज की जानकारी होती है और आप ही आगे तक इसको पहुंचाते हैं। अगर आपको पता है आपके इलाके में ऐसा हो रहा है तो सबसे पहली जिम्मेदारी और जवाबदेही तो आपकी है। आप SP के पास जाइए। क्या आपको दिक्कत नहीं है? अगर वहाँ चोरी से खनन हो रहा है अवैध, तो आपको क्या दिक्कत नहीं है? आपको कोई परेशानी नहीं हो रही? पूछिए, वहाँ के लोकल SHO से पूछिए, माइनिंग अधिकारी से पूछिए, सबको जानकारी दी जाती है इस चीज की। लेकिन वो जब तक अपने क्षेत्र से उठ के यहाँ आते हैं तब तक वो लोग सब भाग जाते हैं। ये 1-2 दिन का मामला है क्या कुबेर जी की मतलब पुलिस आए और वो भाग जाए? ये क्या मिली भगत चल रही है कि पहले ही जानकारी मिल जाती है पुलिस आने वाली है, वो गायब हो जाते हैं और फिर पुलिस वैसे ही हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाती है? बड़ा गंभीर मसला है ये। आखिरकार अवैध खनन किसकी नाक के नीचे हो रहा है और कौन कौन से इसमें लोग संलिप्त हैं, इसीलिए आवाज उठाई जा रही है क्योंकि इससे गरीब लोगों को नुकसान पहुंचता है। बहुत गंभीर स्थितियां देखी जाती हैं जब नदियों से इस तरह से अवैध खनन किया जाता है, तो प्रकृति से खिलवाड़ होता है साफ तौर पर। इसको लेकर चर्चा हम करेंगे और तमाम जवाब भी आपसे लेंगे। एक छोटे से ब्रेक पर फिलहाल जा रहे हैं, उसके बाद यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अवैध खनन का काला कारोबार कब तक चलता रहेगा। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमडीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमडीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे बेटा तू छोरी का ब्याह करना आ रहा, और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचा हुए हैं, और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। अरे वाह, बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियाँ पहुँचाना लक्ष्य का लक्ष्य। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अवैध खाफियाओं का शिकंजा, जो यहाँ आखिरकार ये अवैध माफिया कब तक हावी रहेंगे और कब तक अवैध खनन चलता रहेगा, इसको लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं, जो कि इस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। तमाम पहलुओं पर वो यही देखने की कोशिश कर रहे हैं आखिरकार ये पूरे किसके संरक्षण में हो रहा है। गुलशन, आप लगातार इसको लेकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आखिरकार एक तरफ एक ऐसा ग्रुप है जो बड़े लेवल पर काम करता है, बड़ा बिल्डर है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसको तो इसकी इजाजत पहले ही मिल चुकी है। क्या सब बातें हैं, क्या अपडेट है इस पूरे केस में, क्योंकि कार्रवाई तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जब जब हरियाणा न्यूज का कैमरा पहुंचता है तब तक काम जरूर बंद हो जाता है।
को ठेका दिया गया था, जो कि जमुना से रेता निकलता है। हालांकि इस एसआरएस ग्रुप को टेंडर दिया गया था, लेकिन जो एसआरएस ग्रुप ने ठेकेदार। गुलशन, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, संपर्क नहीं हो पा रहा ढंग से। मैं फिर से आपसे जुड़ूंगी और अपडेट आपसे लूंगी। तो सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिरकार कब तक इस तरह का अवैध खनन चलता रहेगा। हमारे साथ रूपण जुड़े हैं जो कि पट्टेदार हैं। रूपण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रूपण जी, आवाज मिल रही है आपको? सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कुबेर जी, क्या आप हैं मेरे साथ? जी मैम, मैं हूँ आपके साथ। कुबेर जी, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आप ठेकेदार हैं। अब मैं आपसे सिर्फ ये छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर कहीं भी इस तरह का काम होता है, क्या पहले जवाबदेही आप लोगों की नहीं बनती? और आप तो ठेकेदार हैं, आप सोचिए अगर हमारे घर पर कोई कब्जा करेगा, कोई अवैध रूप से आने की कोशिश करेगा, तो क्या हम उसे रोकेंगे नहीं? क्या हम उसको घुसने देंगे अपने घर में? कैसे कोई आपकी जगह पर हमला कर सकता है, चोरी कर सकता है बिना आपको जानकारी हुए? मैम, मैं आपसे एक चीज दोहराना चाहूंगा। हमारे किला नंबर सीमित हैं काम करने के लिए। हम उन्हीं किला नंबर में काम करते हैं। यदि उसके दाएं या बाएं कोई खनन करता है, हम उसको ऑफिशियली भी नहीं रोक सकते। हम उसकी सिर्फ एक इंटीमेशन सरकार को दे सकते हैं, जो हम करते हैं टाइम टू टाइम। नहीं, लेकिन जहाँ आपका काम है, यानी कि आपने कहा कि सब चीजें डिवाइडेड हैं, क्या वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता? वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है? हमारी बेल्ट के अंदर जो हमारे को जो सरकार ने एरिया दे रखे हैं, उसके अलावा बहुत बड़े एरिया में रेत पड़ी है, तो वो उस चीज का संज्ञान उन लोगों को रहता है। और दूसरी चीज आपके नॉलेज में मैं डालना चाहूंगा, यहाँ पे बैठे शायद उन लोगों को उतना नहीं पता होगा, जिस एरिया के अंदर से यमुना जाती है, वहाँ काफी एरिया हरियाणा और यूपी के अंदर आज भी विवाद के अंदर है कि कौन सा एरिया किस सरकार का है। तो उस चीज का भी काफी फायदा उठाया जाता है। हमारे पास कई बार यूपी पुलिस आती है और वो कहती है आप हरियाणा में नहीं, आप यूपी में खनन कर रहे हैं। तो उनको बताया जाता है कि सर ये हरियाणा का एरिया है, यूपी का एरिया वहाँ लगता है। तो इस तरीके की कंफ्यूजन और कंसल्टेशन कई बार होती है। कि आपके जहाँ पर आप हैं ठेकेदार, वहाँ पर क्या ऐसा नहीं होता? कहाँ पे मैम? जहाँ जो आपको जो जगह पॉइंट की गई है, वहाँ ऐसा नहीं होता क्या? मैम, मेरा जो एरिया है रहीमपुर में कुल 7.5 हेक्टेयर है, जो लगभग 15-20 एकड़ के आसपास एरिया बनेगा। उसके अलावा वहाँ पे 200 एकड़ जमीन में रेत पड़ी है। तो मैं ना तो अधिकृत हूँ उन लोगों को रोकने के लिए, ना मैं उतना सक्षम हूँ कि मैं उन लोगों को रोक सकूं। ठीक है, राजेश यादव जी बताइए। देखिए, ये जो हरियाणा और यूपी के जो विवाद की बात करी, उसकी सबसे बड़ी जड़ यही है कि यमुना के किनारों को बड़ी संख्या में काटा जा रहा है। तो जब पानी आता है तो अपना रास्ता बदल देता है, जिससे कई बार यमुना हरियाणा की तरफ ज्यादा बढ़ जाती है तो खेत यूपी की तरफ चले जाते हैं, और कई बार यूपी की तरफ ज्यादा कटान हो जाता है तो खेत हरियाणा की तरफ चले आते हैं। जबकि रेवेन्यू एस्टेट तो डिफाइन है, वो तो बदल नहीं सकता। उसका भी सबसे बड़ा कारण है। और रही बात अवैध खनन की, तो आप ये बात मान लीजिए कि ये बहुत बड़े स्तर का खेल है, और इस खेल के लीपापोती ही चलती रहती है। इस खेल पे लगाम लगाने की किसकी नीयत नहीं होती, क्योंकि ये फ्री फंड में अरबों रुपए का पैसा कमाने का, मतलब थोड़े समय में ज्यादा पैसा कमाने का जरिया है। और इसके पीछे जो है, जो प्राकृतिक आपदा के जो फैक्टर है, उसको इग्नोर सब कर रहे हैं। जब कई बार आपने देखा होगा पानी ज्यादा आ जाता है तो गांव के गांव डूब जाते हैं और हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, खासतौर पर गरीब घर जिनके कच्चे मकान होते हैं, छोटे मकान होते हैं। तो लोग और सरकारें और सरकारों के प्रतिनिधि अपना पैसा बनाने के चक्कर में इंसानियत को भी ताक पर रख रहे हैं, नियम कानूनों को भी ताक पर रख रहे हैं। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यही आती है कि ये वो सरकार है जो दिन में 3 बार ये कहती है कि हम ईमानदार और पारदर्शी सरकार हैं, लेकिन उनके नाक के नीचे सरेआम बड़े स्तर पर खेल चल रहे हैं। बिल्कुल, और अगर इस पर ज्यादा गहराई से जाते हैं तो कई बड़े चेहरे के खुलासे होने का भी डर रहता है। महराल कुबेर जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत शुक्रिया। राजेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम पहलू पर हमने चर्चा की, बहुत शुक्रिया आपका। तो आसपास की चीजों को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही कई बड़े नाम उजागर इसमें हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कार्रवाई कब हो पाएगी इस पूरे अवैध खनन पर। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।